आप सभी लोग। आप सभी का फिर से हमारी इस कक्षा में स्वागत है। और गाइस 3-4 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। बट उन सारी कमियों को दूर करते हुए हम लोग आज फिर से शुरू करेंगे और फिर से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल विस्तार से हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। गाइस जितना मेरे एंड पॉसिबल है डेफिनेटली मैं उतना इलैबोरेटिव तरीके से पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। और मेरे एंड पे जो भी लगता है ना मैं डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। आप उसकी टेंशन न लो। और सच में आप बिलीव में, अगर डॉक्टर के पास गए तो उसकी दवाई बिलीव करो। और आपको एक बेहतर चीज़ दी जा रही है, बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और इस चीज़ का एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम देगा, इस चीज़ का प्रूफ आपका एग्जाम देगा। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाओगे या जिस दिन आप PYQ सॉल्व करोगे, जिस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उस दिन इस चीज़ का रिलेवेंस आपको उस दिन समझ में आएगा। चीज़ें अभी आपको जो भी लगे, बट हाँ आप उस मतलब आप क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे थे, जिसमें मौलिक अधिकारों को पढ़ने के क्रम में हम लोग को स्टार्ट करना था क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में दिया गया, ठीक है। और इसको लिखो आपकी डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। मतलब कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। मतलब अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय में जाके वो 5 प्रकार के रिट जारी करवा सकता है। और हम लोग देखेंगे उन रिट को विस्तार पूर्वक। लेकिन आप बस इसको अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करो, अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के मतलब अनुच्छेद 32 को भी फर्स्टली कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर उसको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय जाके वो 5 प्रकार के रिट जारी करवा सकता है, जिसमें क्या है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोसर्च, क्यू वारंटो मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अभी देखेंगे उसको, उन सारे प्रावधानों को कि क्या 5 प्रकार के रिट है, उनका क्या प्रावधान है, हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन आप इसको अभी जस्ट 1 लाइन में समझने की कोशिश करो कि दैट टाइम व्हाट इज गिवन जस्ट नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 के तहत, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 को संविधान मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। लिखो आप इसमें कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय पांच प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक, इतना समझ आएगा होगा आपको, पहले ही समझ लिए थे अपन लिखने से पहले। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में जाके वो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करवा सकता है। और देखते हैं उन सारी पांचों रिटों को ना, स्टेप बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ना। लिखो अभी फर्स्टली किसमें, मतलब एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दिन परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को, क्रम से देखते हैं इसको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि इस रिट के द्वारा न्यायालय, मतलब इस सबसे पहले अगर इसको एज ए सिंपली वे में समझने की कोशिश करें तो इसमें ही दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया था तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं वही व्यक्ति नहीं जाएगा, उसके बिहाफ पे कोई भी जा सकता है कि हाँ उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया। और बंदी बनाया गया व्यक्ति को, मतलब अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके लिए कोई जाके अगर उसके लिए कोई सर्वोच्च न्यायालय जाता है और वहां से वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवाता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। भी फर्स्टली बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर किसी व्यक्ति, मतलब यही कहता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, और बंदीकर्ता को, मतलब बंदीकर्ता जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसको, मतलब ये आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण कि आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। अगर वो व्यक्ति, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण ये लोक सेवक और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चाहे तो लोग, मतलब पुलिस किसी को हिरासत में लिए तो क्यों लिए, इसका हम लोग कुछ देख चुके हैं, निवारक नजरबंदी और मतलब उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन की, हाँ उसमें क्या प्रावधान है। और अभी देख चुके हैं कि किसी, मतलब जिला मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा, अवकाश हो यात्रा का समय छोड़ के। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण रीति ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप बंदी बनाए हो, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया उस व्यक्ति को न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। भी फर्स्टली अगर उस व्यक्ति को कानून के सम्मत या कानून के अनुकूल बंदी नहीं बनाया गया है, हाँ अगर वो कानून सम्मत नहीं, अगर कानून का उल्लंघन करता है, उसको बंदी बनाना मतलब कि कानून का उल्लंघन करना, अगर इस वे में प्रस्तुत होता है वो चीजें, मतलब इस वे में प्रस्तुत होती है वो चीजें, तो उस व्यक्ति को आदेश देगा कि आप इसको मुक्त करो। हाँ जी, लिखो आप, इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया ना व्यक्ति को, यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को ना, वो बंदी समझ लो आप, वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। ओके, और फिर न्यायालय डिसाइड करेगा कि न्यायालय बंदीकरण के आधारों की
मतलब बंदीकरण के आधारों पे लिख सो आप लोग, बंदीकरण के आधारों पर विचार करेगा या विचार करता है, और यदि वह कानून के अनुकूल नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, यदि वह कानून के अनुकूल नहीं है, यानी कानून विरोधी है, तो बंदी व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देता है। ठीक, समझ तो हम लोग लिए इसको? हाँ जी, अब इसको एक लाइन और लिखो इसमें कि यह रिट लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश हम समझ चुके हैं, जैसे कि इस रिट के द्वारा क्या है, इस रिट के द्वारा न्यायालय, मतलब इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है, मतलब उस बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको, उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे फर्स्टली, और फिर न्यायालय डिसाइड करेगा कि बंदीकरण के आधार पर विचार करेगा, मतलब उस व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया गया। अगर आखिरकार किसी को हिरासत में रखा गया तो उस व्यक्ति को हिरासत में क्यों रखा गया, मतलब उसके आधारों पर विचार करेगा कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखना, मतलब किन आधारों पर इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया था। यदि वो कानून के अनुकूल नहीं है, अगर वो कानून का विरोधी है, उस व्यक्ति को ऐसे ही बस जबरदस्ती बलपूर्वक डरा धमका के तमंचे पे या पिस्टल सटा के आप उस व्यक्ति को हिरासत में रख रहे हो, उसको बंदी बना रहे हो, अगर वो कानून विरोधी है, किसी भी स्तर पे अगर वो कानून विरोधी है, वो कानून के सम्मत नहीं है, कानून के अनुकूल नहीं है, तो बंदी व्यक्ति को मुक्त कराने का आदेश देता है। और न्यायालय का आदेश तो सर्वोपरि है जी, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। और ये रिट जो है ना, वो लोक अधिकारी, फर्स्टली ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है, ये लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी की सकती, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और लोक अधिकारी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। जी हाँ, इसमें मतलब एक प्रोविजन ये कि अगर, हाँ जी हाँ, समझ में आ गया? इसकी इंग्लिश लिख लो आप यहाँ पे। हैवियस कार्पस, ओके, HABEAUS, HE, हाँ HE नहीं यार, HABUAUS, हाँ हैवियस, ठीक, लिख लो, समझ में आ रहा होगा ना ये? हाँ HABEAUS, हैवियस कार्पस। हाँ जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। देन नेक्स्ट मूव करें, समझ में आ रहा होगा आपको ना? और ये जो उपचार है ना, वो बिल्कुल असाधारण उपचार है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट लिखो आपकी परमादेश। परमादेश
ओके, मैंडेमस। इसमें क्या है, लिखिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ओके, जैसे कि इसमें मतलब ये जो रिट है ना, परमादेश रिट, परमादेश रिट केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। जो कोई लोक सेवा में, कि मतलब जो सरकारी सेवाओं से मतलब जो सरकारी सेवाओं से संबंध रखता हो, जिसको सैलरी सरकार देती हो। मतलब ये जो रिट है परमादेश रिट, मैंडेमस रिट, जो संबंध रखती है ना, वो लोक अधिकारी से संबंध रखती है। हाँ जी, और ये लोक अधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, जिसमें कि कोई लोक अधिकारी है। अगर लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, अगर कोई लोक अधिकारी है वो अपने कार्य को नहीं करता है, अपने कर्तव्य जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, वो साफ साफ नकारता है कि नहीं है, जी मैं काम नहीं करूंगा, रहने दे, काम करना नहीं मेरे, नहीं। ये फर्स्टली बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है। अगर वो अपने दायित्वों से पीछे हटता है, हाँ, तो क्या होगा, उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी की जाएगी और न्यायालय बोलेगा कि हम आदेश देते हैं कि तुम एक इस काम को करो, मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो तुम। और जो परमादेश रिट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे लागू नहीं होती है, और हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी लागू नहीं होती। लेकिन अगर जज वो प्रशासनिक भूमिका में हो, जैसे कि ये परमादेश रिट राष्ट्रपति और राज्य के विरुद्ध भी नहीं लागू होती, और ये हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी लागू नहीं होती। लेकिन जज वो, जब वही जज, हाई कोर्ट का वही जज अगर जब प्रशासनिक भूमिका में हो, जब वो जज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हो, तो उसके ऊपर मैंडेमस रिट अप्लाई हो सकती है। बट वो जब हाई कोर्ट का जज के रूप में हो, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जब नहीं हो ना, तो उसके खिलाफ भी जारी नहीं हो सकती। हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको ना। लिखो अब, यह रिट लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है। ओके, मतलब ऐसे लिख लो आप एक शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए कि जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से नकारता है। समझने किसको लिख लो आप ना, कोष्टक में लिख लेना है। लिखो कि इस रिट के तहत या इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह विधि के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करें। ठीक, लिख लीजिए कि लोक अधिकारी में राष्ट्रपति
राज्यपाल शामिल नहीं है, इनके इनके खिलाफ नहीं कर सकते आप ना। राष्ट्रपति का काम ही होता है भोजनम भाषणम उद्घाटनम ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, हमारा राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है कई परिस्थितियों में। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको ना। ऐसा ही नहीं है कि बस राष्ट्रपति भोजनम भाषणम उद्घाटनम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोक अधिकारी में राष्ट्रपति और राज्यपाल शामिल नहीं है। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हो यार कि इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ना। ओके, सही से नहीं लिखा रहा था ना भाई, इतनी गड़बड़ा याद लाई। लिखो कि ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। ओके, एक लाइन इसमें और लिखना है ना अपने को कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध नहीं, लेकिन जब वो जज प्रशासनिक भूमिका में हो तो जारी की जा सकती है। ओके, हाँ जी, इस पे डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं पहले ही ना। जी हाँ, मैंडमस मिसवे कमांड। खत्म। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो रेट है हमारी वो प्रतिशत। जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है? कहीं गड़बड़ा प्रोहिबिशन ना। प्रतिषेध का मतलब प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। मतलब इसका आप लिखो तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ओके, और जो रिट है ना, प्रतिषेध रिट का मतलब शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। और ये जब कोई न्यायिक संस्था, मतलब जब कोई न्यायिक संस्था है या कोई अर्ध न्यायिक संस्था, मतलब जो कोई संस्था होती है जो न्याय देती है ना, या कोई अर्ध न्यायिक संस्था है, और मतलब ये न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है और एक कार्यवाही के दौरान ही लागू होता है। जैसे कि मतलब अगर कोई न्यायिक संस्था है, अगर वो
मतलब कोई न्यायिक की अर्धन्यायिक संस्था है, अगर वो अपने क्षेत्राधिकार को उल्लंघन करती है कि उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता है कि ये चीज है कि ये आपकी बाउंड्री बनाएगी। हमारे भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है। अगर इन दैट केस अगर इसमें मतलब प्रतिषेध रेट आप इसको भी सिंपली समझने की कोशिश करो तो इसमें कि यह न्यायिक मतलब यह न्यायिक संस्था और अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है फर्स्टली। और इसमें यह है कि अगर कोई न्यायिक संस्था या अर्धन्यायिक संस्था अगर वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ जारी होता है, और उसको उस उल्लंघन को मतलब अगर वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट को जारी किया जाता है। हाँ जी। और एक कार्यवाही के दौरान लागू होती है जिस टाइम पे मतलब कोई न्यायिक संस्था मतलब कोई केस चल रहा है, जैसे कोई न्यायिक संस्था है अगर वो मतलब किसी चीज का न्याय देने के लिए अगर वो मतलब एज मतलब कोई केस चल रहा है और वो केस उस न्यायालय या उस न्यायिक या उस अर्धन्यायिक के क्षेत्राधिकार से बाहर है तो उस पर प्रतिषेध रिट जारी होती है और एक कार्यवाही के दौरान लागू होती है। कार्यवाही को बीच में आकर रोक देना। हाँ लिखो आप इसको, दिन समझने की कोशिश करेंगे ना कि यह रिट न्यायिक संस्था और अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। लिखिए कि इस रिट के द्वारा न्यायालय न्यायिक संस्था और अर्धन्यायिक संस्था को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्रवाई करने से रोकता है। लिखिए कि यह रिट या मतलब प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान जारी होती है। ठीक, मतलब इसका जो उद्देश्य है जारी कार्यवाही को रोकना। ओके, मतलब जो प्रतिषेध रेट है मतलब प्रोहिबिशन रेट का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इन दैट केस अगर कोई न्यायिक संस्था है और कोई अर्धन्यायिक संस्था है, अगर वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती है, वो मतलब अगर कोई चीज है कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता और उससे ऊपर उठ के वो कार्रवाई कर रही है तो उसको रोकना। प्रतिषेध रिट जारी करवा के आप उसको रोक सकते हो। और ये रिट कार्रवाई के दौरान जारी होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्रवाई को रोकना। मतलब कार्रवाई हो रही तो उसको रोक देना आगे कि नहीं जी आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई न्यायिक संस्था है, कोई अर्धन्यायिक संस्था है जो न्याय देने का काम करती है, अगर वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके न्याय देने का काम कर रही है, देन आप उसको प्रतिषेध रिट जारी करवा के रोक सकते हो। तो इसका काम क्या होता है? कार्यवाही के दौरान जारी होती है, मतलब कार्यवाही को रोक देना। उद्देश्य क्या होता है? जारी कार्यवाही को रोकना। रिट कार्यवाही के दौरान जारी होती है और इसका उद्देश्य जारी कार्यवाही को रोकना। मतलब सेम ही है इसके बाद उत्प्रेषण रिट।
हाँ, कि आप देख लो इसको यहीं पे कि उत्प्रेषण रिट, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना। ठीक, यह भी मतलब ये जो उत्प्रेषण रिट है यह भी सेम न्यायिक संस्था और न्यायिक संस्था के मतलब विरुद्ध ही जारी होती है, लेकिन इसका संबंध मतलब उसी से कि अगर कोई न्यायिक संस्था या कोई अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय सुना चुकी हो, मतलब वो निर्णय दे चुकी हो, मतलब जो मतलब इसके पहले जो प्रतिषेध रिट थी वो कार्यवाही के दौरान की, मतलब कार्यवाही चल रही है अभी, लेकिन उत्प्रेषण रिट में वही चीजें बस बदल जाती हैं कि वो निर्णय सुना चुकी हो, उसका फैसला हो चुका हो, निर्णय समाप्त हो चुका हो और उसके बाद जारी होती है उत्प्रेषण रिट। अगर कोई न्यायिक संस्था है या कोई अर्ध न्यायिक संस्था है, अगर वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय सुनाती है या अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कार्य करती है या अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्य मतलब अगर न्याय देने का काम करती है, तो उत्प्रेषण रिट के तहत उसको रद्द किया जा सकता है। हाँ जी, अब लिखो इसको कि यह भी लिख लो आपकी, यह रिट भी, यह रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ओके, देखो कि जब कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय सुनाती है, तो उसको समाप्त करना। ओके, लिखो कि यह निर्णय सुनाए जाने के बाद लागू होता है। मतलब निर्णय को समाप्त करना। ठीक, जैसे कि क्या इसमें उत्प्रेषण रिट मतलब प्रमाणित होना। अगर कोई ऐसी चीज प्रमाणित हो, मतलब ऐसी चीज मतलब जो न्यायिक मतलब कोई न्यायिक संस्था अर्ध न्यायिक संस्था अगर अपने क्षेत्राधिकार को उल्लंघन करके अगर वो निर्णय सुना देती है और ये प्रमाणित हो जाता है, तो उसके खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी करके उस न्यायालय के निर्णय को मतलब उस न्यायिक संस्था के निर्णय को या उस अर्ध न्यायिक संस्था के निर्णय को समाप्त किया जा सकता है। कि उन्होंने जो निर्णय सुनाया, कोई न्यायिक संस्था कोई अर्ध न्यायिक संस्था जो उन्होंने निर्णय सुनाया, अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि उनका जो निर्णय था उनके क्षेत्राधिकार से बाहर था, उनके क्षेत्राधिकार में वो चीजें नहीं आती, देन निर्णय सुनाए जाने के बाद उत्प्रेषण रिट जारी करवा के आप उसको समाप्त कर सकते हो उस चीज को। हाँ जी, ठीक है। जी हाँ,
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो। ठीक, मतलब ये रिट, मतलब ये जो रिट है ना, अधिकार परीक्षा रिट, क्यों वारंटो रिट, मतलब इसमें देता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। मतलब कि यह रिट न्यायालय, मतलब लोक पद पे अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी लोक पद को पाता है, कोई मतलब एज एग्जांपल आप देखो कि भाई साहब ने गवर्नमेंट जॉब पा रखी है, ठीक, भाई साहब ने गवर्नमेंट जॉब पा रखी है, कोई व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब पा रखा है, और उसके बाद अगर वो मतलब अगर वो जो उन्होंने जॉब पाया है, जो सरकारी मतलब जो सरकारी अंग का जब उन्होंने भाग मतलब अंग का भाग बने हो, मतलब जब वो कोई व्यक्ति किसी लोक पद को ग्रहण करता है, वो पद में वो उसने उसकी जो वैधता है ना वो सही नहीं है, मतलब वो अवैध तरीके से कहीं पे इधर उधर मतलब कहीं इधर उधर करके या कहीं कुछ मतलब अवैध तरीके से उसने इस पद को पा लिया है, तो देन आप अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा, आप क्यू वारंटो जारी करवा सकते हैं। अगर उसकी वैधता सही नहीं है, उसकी वैधता की जांच करके आप उसको उस पद से पद मुक्त कर सकते हो, उस पद से हटा सकते हो आप, ठीक। हाँ जी, अगर वो उसका कानून मतलब वो कानून सम्मत नहीं है, अगर वो कानून के अनुकूल नहीं है उसका पद कि नहीं ये कानून के अनुकूल इसने ग्रहण नहीं किया है, देन आप उस पद को हटा सकते हो वहां से। हाँ जी, लिखो आप कि इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि उसका दावा कानून के अनुकूल नहीं है तो उसे उस पद से हटा देता है। ठीक, क्या पढ़ा हमने अभी, अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो, इसका शाब्दिक होता है व्हाट इज अथॉरिटी, मतलब तब आपकी सत्ता क्या है, मतलब आपका क्या अधिकार है कि आप इस पद पे हो। लिखो कि देखो कि इस रिट के द्वारा न्यायालय, मतलब इस रिट के द्वारा अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता, मतलब अगर कोई व्यक्ति है किसी लोक पद पे है और उसकी वो वैधता है, मतलब वो उस लोक पद पे रहने की वो वैधता की दावा करता है, ठीक, तो न्यायालय उसकी जांच करेगा, और उस जांच के अगर उस जांच में ये पाया जाता है कि कानून के अनुकूल नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है, तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल जो हम लोगों ने नहीं समझा ना, कोई व्यक्ति जैसे अवैध तरीके से कोई किसी लोक पद को पा लिया हो, तो अधिकार परीक्षा रिट जारी करवा के आप उसको उस पद से हटा सकते हो। हाँ जी, जी हाँ, ठीक। देन थैंक यू सो मच गाइज, एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं ना। थैंक यू, ओके। एंड गाइज हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, हाँ थोड़ा बहुत काम ज़्यादा रहता है, बट मैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ा के जाऊँगा इस बार ना,
ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एंड पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मैं इस सब्जेक्ट में बिल्कुल पढ़ा के जाऊँगा यहाँ से। हाँ, और आपको ना, आप इतना प्यार इतना स्नेह देने के लिए ना आपका तहे दिल से धन्यवाद यार। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, सीरियसली ना, बट थैंक यू सो मच। एंड जय हिंद मित्रों, फिर मिलेंगे ना, जय हिंद।